नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां, अक्सर लोगों के मुझसे कॉल पर जब कंसल्टेशन हो रही होती है तो एक बेसिक चीजें वो पूछते हैं, सर क्या हम अपनी तरफ से बनाई गई रजिस्टर्ड वसीयत को सेफ समझें या फिर रजिस्टर्ड वसीयत को भी चैलेंज किया जा सकता है। अब इसको केवल हम वसीयत तक ही सीमित नहीं रखेंगे। क्या रजिस्टर्ड सेल डीड को, गिफ्ट डीड को, जीपीए को, क्या एक रजिस्टर्ड दस्तावेज को कानून में जाकर चैलेंज किया जा सकता है, मतलब कि कोर्ट में खड़े होकर उसको चैलेंज करके कैंसिल कराया जा सकता है। और अगर उसको कैंसिल कराया जा सकता है तो रजिस्टर्ड दस्तावेज बनाने का फायदा ही आखिरकार क्या हुआ। अब देखिए, मैं आप लोगों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक रेलिवेंट जजमेंट आज क्लियर करने वाला हूं, जहां पर अगर आप अपने द्वारा बनाए गए किसी दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवाते हैं और दूसरी तरफ आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो उसके तहत आपको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, यह चीज आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा आज आपको क्लियर होगा कि अगर एक रजिस्टर्ड दस्तावेज आपके पास है तो किस तरीके से कोर्ट में जाने के बाद आपको कानून की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है और रेलिवेंट जजमेंट भी वहां पर आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा कारगर साबित होगी। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको वीडियो को बड़ी ध्यान से समझना होगा। कई बार लोग कॉल करके स्पेशली एक ही क्वेश्चन पूछते हैं जो 80% वसीयत के केसेस में होता है कि सर एक रजिस्टर्ड वसीयत हमारे पिताजी ने या हमारे दादाजी ने बनाई है और उस वसीयत के तहत हमें संपत्ति से वंचित कर दिया गया, जबकि आज तक हमारा कोई वाद विवाद नहीं हुआ और हमें पता है धोखे में रखकर हमारे पिताजी से या दादाजी से वो वसीयत करवाई गई है। इसके अलावा कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर हमें तो किसी एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराने के बहाने से कोर्ट में ले जाया गया और वहां पर एक रजिस्टर्ड सेल डीड हमसे करा ली गई और हमें आज तक उस चीजों की कानो कान कोई खबर नहीं हुई, और अब जब हमें इस चीज की नॉलेज आई है तो क्या हम उस रजिस्टर्ड सेल डीड को जाकर कैंसिल करा सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से हर रजिस्टर्ड दस्तावेज, चाहे गिफ्ट डीड हो, पावर ऑफ अटॉर्नी हो, एग्रीमेंट टू सेल हो, यह चीज लोगों की मुझसे लगातार पूछी जाती है कि सर क्या धोखे से बनवाया गया रजिस्टर्ड दस्तावेज कैंसिल करवाया जा सकता है। तो दोस्तों मेरा जवाब होगा जी हां, बिल्कुल करवाया जा सकता है, पर बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति के ऊपर आएगा जो उस दस्तावेज को चैलेंज कर रहा है। जी हां दोस्तों, अगर आप सेक्शन 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम को देखते हैं तो वहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बताया गया है, यानी कि जो व्यक्ति कोर्ट के सामने खड़ा होकर किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति के ऊपर आता है जो कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे इन फैक्ट के बेस पर यह डिसीजन दिया जाए। नाउ दोस्तों, अगर एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है और आप क्लेम कर रहे हैं कि वो तो धोखे से बनवाया गया है तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप ही लोगों के ऊपर आ गया। आपको ही कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। उदाहरण के तौर पर चलो कि वसीयत का एग्जांपल ले लेते हैं। रजिस्टर्ड वसीयत बनवा ली गई है और वसीयत में इतनी गलतियां हैं कि वसीयतकर्ता जो था उसको खुद को पता था कि मेरी संपत्ति कितनी कहां पर कितनी कितनी है, और जब वो एक रजिस्टर्ड कागज बनवा रहा है तो वो इतनी बड़ी गलतियां तो नहीं कर सकता। दूसरी चीज, रजिस्टर्ड वसीयत बनवाते समय उसकी तबियत भी ठीक नहीं थी, मेडिकल सिचुएशन ठीक नहीं थी, तो ये रेलिवेंट चीजें होती है जो ये दर्शा सकती है कि हाँ वसीयत के पीछे कुछ सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस रहे हैं, नहीं तो एक वसीयतकर्ता कभी भी इस प्रकार से कोई रजिस्टर्ड वसीयत तैयार नहीं करेगा। बेसिकली बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर ही वहां पर आया था जो आप उस रजिस्टर्ड वसीयत को अब टेंजिबल एविडेंस के साथ साबित करेंगे कि वो फ्रॉडली बनवाई गई है। बेसिकली दोस्तों एक चीज और समझिएगा कि अगर आप एक किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज को साबित करना चाहते हैं कि यह गलती से धोखे से बनवाया गया है तो वहां पर कोई भी लिमिटेशन टाइम एक्ट नहीं करता। जैसे कि आपको पता होगा सेल डीड को चैलेंज करने की एक समय सीमा होती है, वो 3 सालों की होती है।
किंतु अगर धोखे से सेल डीड कराई गई है तो सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट वहां पर अप्लाई होगा, जो टाइम लिमिटेशन को डेट ऑफ नॉलेज के तहत कंसीडर करेगा कि जैसे ही आपकी नॉलेज में ये बात आई उस दिन से आप उसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यहां पर जो भी व्यक्ति कोर्ट में जाकर चैलेंज कर रहा है कि मेरे धोखे को, मेरे दस्तावेज को धोखे से कराया गया है, रजिस्टर्ड करवाया गया है, तो ऐसी कंडीशन में केवल वो प्लीडिंग से उसको साबित नहीं कर सकता। मतलब सिंपल एक सूट डाला, उसमें ये लिख दिया कि मुझे इस तारीख को धोखे से ले जाया गया और मुझसे रजिस्टर्ड दस्तावेज बनवा लिए गए, केवल इतनी ही चीज काफी नहीं होगी। आप लोगों को प्रॉपर टेंजिबल एविडेंस, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वहां पर साबित करने पड़ेंगे। ये सारी चीज रेलिवेंट जजमेंट में आगे क्लियर की गई है। अब अगर आप कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज चैलेंज करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पहले पूरा देखें और इस जजमेंट को पूरी तरीके से समझें ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर आपको हो जाए। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर आपको केस टाइटल दिखाई देगा, उसके बाद केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड में आपको क्लियर करूंगा और आखिर में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया वो चीज यहां पर आपको क्लियर की जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, आपको केस टाइटल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। केस टाइटल है हमारा रतन सिंह एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस निर्मल गिल एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसके अंदर सिविल अपील नंबर है इसका 3681 3682 ऑफ 2020। ठीक इसी प्रकार से 16 नवंबर साल 2020 की ये जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, यानी कि ऑल ओवर इंडिया इस जजमेंट का जुरिडिक्शन चलने वाला है। अब केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड में आपको क्लियर करूंगा, यहां से वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिना मिस कीजिए। अब दोस्तों यहां से आपको केस के फैक्ट्स बड़ी ध्यान से समझने होंगे। देखिए, प्लेंटिफ की तरफ से साल 2001 में एक केस डाला गया है। प्लेंटिफ का कहना है कि जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तो प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल खारिज कराने के लिए, यानी कि म्यूटेशन कराने के लिए, अपना नाम अपडेट कराने के लिए साल 1990 में 1990 में हम सबको रजिस्ट्रार ऑफिस ले जाया गया और इसी बीच वहां पर हमसे धोखे से एक रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी करवा ली गई। नाउ उस पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करते हुए हमारी प्रॉपर्टी को धोखे से आगे बेच दिया गया। अब प्लेंटिफ यहां पर उस एक्ट को फ्रॉडुलेंट बताते हुए उस सेल डीड को चैलेंज कर रहा है और यह कह रहा है कि प्रॉपर्टी पर मेरा ही पोजेशन है, मेरे को ही उसका मालिकाना हक मिलना चाहिए, कारण क्योंकि वो तो हमसे धोखे से कराई गई है। अब दोस्तों इस प्लेंट के बाद ट्रायल कोर्ट ने इस सूट को ही डिसमिस कर दिया, मतलब कि जो एक केस दाखिल किया गया है इसको डिसमिस कर दिया गया। अब प्लेंटिफ आगे अपीलियंट कोर्ट के सामने पहुंचता है। अपीलियंट कोर्ट भी यहां पर इस सूट को डिसमिस कर देती है, अपील को खारिज कर देती है। नाउ अब ये मैटर आगे ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग्स को ही पलट दिया। उनका मानना है कि इस प्रकार का एक्ट फ्रॉडुलेंट में काउंट होगा और अपील की सुनवाई होनी चाहिए। नाउ दोस्तों यहां पर जो डिफेंडेंट है ये आगे चलकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन आता है कि साल 1990 में अगर पावर ऑफ अटॉर्नी धोखे से कराई गई है जिससे सेल डीड एग्जीक्यूट की गई थी, तो क्या आज 11 सालों बाद उस चीज को चैलेंज किया जा सकता है? क्या लिमिटेशन एक्ट यहां पर कोई भी काम नहीं करेगा? दूसरी चीज, क्या केवल कोर्ट में खड़े होकर यह बोल देने से, प्लीडिंग्स कर देने से कि हमसे तो धोखे से कराई गई है, ये इनफ एविडेंस माना जाएगा और केवल इसी बिहाफ से ही उस डीड को कैंसिल किया जा सकता है? अब देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन आया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सबसे पहले दो रेलिवेंट जजमेंट का इस केस में रेफरेंस दिया। ये दोनों जजमेंट में सबसे पहले डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर देता हूं ताकि दोनों जजमेंट को आप अपने केस में भी यूज कर सके। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो पहली जजमेंट है प्रेम सिंह एंड अदर्स वर्सेस बीरबल 2006 5 SCC 353, ये इसका साइटेशन नंबर है। इसमें यही कहा है कि हमेशा प्रिजम्पशन यही होगा, यही माना जाएगा कि जो एक रजिस्टर्ड कागज है वो वैलिड तरीके से ही एग्जीक्यूट हुआ है, यानी कि उसमें कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं हुई, कभी भी ये चीज नहीं मानी जाएगी। एक रजिस्टर्ड दस्तावेज अगर हमारे सामने चैलेंज किया गया है तो प्रिजम्पशन यही होगा कि वो वैलिडली तैयार किया गया था। इसी प्रकार से जो दूसरी जजमेंट है अनिल ऋषि वर्सेस गुरबख्श सिंह 2006 5 SCC 558, यहां पर यही हेल्ड किया था कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो कब शिफ्ट होगा। देखिए अगर कोर्ट में प्लेंटिफ केस डाल रहा है तो प्लेंटिफ के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया, पर वो कभी शिफ्ट होकर डिफेंडेंट के ऊपर भी जा सकता है, यानी कि वो पार्टी जिसके ऊपर यह आरोप है कि उसने धोखे से दस्तावेज तैयार करे हैं, वो कब शिफ्ट होगा? जब यहां पर कोई टेंजिबल एविडेंस कोर्ट के सामने रखा जाएगा। केवल इतना कह देने से
कि हमारे बीच तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप था और इस तरीके का धोखा देना आम है, तो ऐसे कहने से बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं होगा। पहले प्लेंटिफ को एक टेंजिबल एविडेंस, एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में लाना पड़ेगा। आफ्टर दैट जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्लेंटिफ से हटकर डिफेंडेंट के ऊपर आ जाएगा कि वो ये चीज साबित करे कि ये टेंजिबल एविडेंस झूठा है या फिर वैलिड नहीं है, और ये जो दस्तावेज एग्जीक्यूट हुआ है, जो भी रजिस्टर्ड दस्तावेज है, वो वैलिडली तरीके से कराया गया है बिना फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के साथ। इसके अलावा दोस्तों अगर हम यहां पर फ्रॉडुलेंट एक्ट की बात करें तो सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट इस बारे में बात करता है। वैसे तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बताया था सेल डीड को चैलेंज करने की समय सीमा 3 सालों की है, पर अगर कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट है तो सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजन वहां पर काम करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे आपकी डेट ऑफ नॉलेज में आया है आप तुरंत उस पर एक्शन ले ले। अब डिस्प्ले पर आप देखिएगा यहां पर सेक्शन 17 को अगर हम इंप्लीमेंट करें प्रेजेंट केस के अंदर, तो क्या यहां पर उसके बिहाफ से ये केस चैलेंज करने योग्य है? देखिएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यही कहा कि अगर हम यहां पर सेक्शन 17 इन्वोक करते हैं लिमिटेशन एक्ट का, तो वहां पर 2 चीज साबित करनी जरूरी है। पहला कि कोई फ्रॉड हुआ था, दूसरा उस डिस्फ्रॉड की डिस्कवरी कब हुई है, मतलब कब पता लगा उस फ्रॉड के बारे में। प्रेजेंट केस को अगर हम देखें तो प्लेंटिफ इस चीज को साबित ही नहीं कर पाया कोई फ्रॉड है। वो केवल केस में ये बात बोल तो रहा है कि फ्रॉडली तरीके से मुझसे पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट कराई गई, पर वो कोई ऐसा टेंजिबल एविडेंस नहीं ला पा रहा जिससे वो उस फ्रॉड को साबित कर सके। तो ऐसी कंडीशन में जब वो उस फ्रॉड को ही साबित नहीं कर पा रहा तो उसकी डिस्कवरी को साबित करके फायदा ही नहीं होगा। तो सेक्शन 17 वहां पर इंप्लीमेंट नहीं होगा और ये चीज लिमिटेशन टाइम के बाहर चली गई क्योंकि 11 सालों के बाद उस सेल डीड को चैलेंज किया जा रहा है। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर प्लेंटिफ जो है कह तो रहा है कि पावर ऑफ अटॉर्नी धोखे से कराई गई है, पर कोई रेलिवेंट एविडेंस कोर्ट में लाकर नहीं दे रहा। और अगर हम अदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का रेफरेंस दे तो यही प्रिजम्पशन मानी जाती है कि अगर एक रजिस्टर्ड दस्तावेज कोर्ट के सामने आया है तो वो वैलिडली तरीके से ही एग्जीक्यूट किया गया होगा बिना किसी धोखाधड़ी के। और अगर आप उसके अगेंस्ट में जाना चाहते हैं तो आपको एक टेंजिबल एविडेंस लाकर देना ही पड़ेगा, तभी बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होकर अपोजिट पार्टी के पास चला जाएगा जिसके ऊपर आप क्लेम कर रहे हैं कि धोखे से उन्होंने इस दस्तावेज को तैयार करवाया है। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी विद रेलिवेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आप सभी लोगों के लिए अपने अपने केसेस में बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर आपको हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।